व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टर्न। प्रारंभ एल्टन मेयो से। मानवीय व्यवहार को सूक्ष्म तरीके से व्यापक स्तर पर विश्लेषणात्मक अध्ययन। वैज्ञानिक ये अनुभावात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है। मानव संबंध सिद्धांतों का व्यापक रूप ही व्यवहारवाद है। मानव संबंध चाहिए पर बल देता है और व्यवहारवाद कैसे होता है पर बल देता है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के तरीके को व्यवसाय में अपनाना चाहिए। ये संगठन वे कर्मचारियों के मध्य संबंधों पर बल देता है। व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित विचारक। नंबर 1 चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मैक ग्रेवर, इब्राहिम मैस्ले, हर्ट्जबर्ग। चेस्टर बर्नार्ड, बुक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1980। संगठन के तत्व, सामान्य उद्देश्य, सहयोग की इच्छा और संचार या संप्रेषण। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सहयोग करने की इच्छा से एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान संचार किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को संगठन कहते हैं। संगठन के प्रकार, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में नियमों की पालना द्वारा निर्मित संगठन। औपचारिक संगठन में निर्मित सामाजिक समूह। किसी औपचारिक संगठन की सफलता अनौपचारिक संगठनों पर निर्भर करती है, ये बर्नार्ड ने कहा है। मानवीय व्यवहार को समझने के लिए मानवीय मूल्यों को समझना आवश्यक है। निर्णय निर्माण को समझना भी आवश्यक है, सर्वप्रथम बताया गया। नोट, निर्णय प्रक्रिया का व्यवस्थित एवं व्यापक अध्ययन हर्बर्ट साइमन ने किया, अतः इन्हें निर्णय निर्माण सिद्धांत का जनक माना जाता है। स्वीकृति का सिद्धांत। चेस्टर बर्नार्ड पद पर बैठे व्यक्ति को महत्व देता है तथा व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उच्चस्थ अधिकारी की सूचना जब अधीनस्थ द्वारा स्वीकृत की जाएगी तभी उसे आदेश कहा जाएगा। स्वीकृति की शर्त। नंबर 1 आदेश संगठन के हित में हो, व्यक्तिगत हितों के विपरीत ना हो, कर्मचारी के। दिया गया आदेश समझ में आना चाहिए, आदेश को लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उक्त शर्तों को बर्नार्ड ने उदासीनता का क्षेत्र या तटस्थता का क्षेत्र कहा। नोट, साइमन ने इसे स्वीकृति का क्षेत्र कहा है, अर्थात बर्नार्ड के अनुसार आदेश ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर दिए जाते हैं। योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत। किसी कर्मचारी को उसके योगदान के अनुसार संतुष्टि, वेतन भत्ते आदि प्रमोशन दी जानी चाहिए। इससे कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा एवं उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। योगदान संतुष्टि, मौद्रिक गैर मौद्रिक। मैक ग्रेवर सिद्धांत। उद्देश्य कर्मचारी के लिए बेहतर कार्य स्थिति का निर्धारण करना। प्रक्रिया साक्षात्कार द्वारा। निष्कर्ष कर्मचारी मनुष्य स्वभाव से ही आलसी, असृजनशील, कामचोर, तर्कहीन, महत्वाकांक्षीहीन होता है, अतः इसे गाजर छड़ी सिद्धांत द्वारा कार्य करवाया जाता है एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण आवश्यक है। वाई सिद्धांत। मनुष्य स्वभाव से ही सृजनशील, कर्मशील, महत्वाकांक्षी तथा तार्किक होता है, अतः वह स्वयं ही कार्य कर सकता है। ऐसे कर्मचारियों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होना चाहिए। नोट, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। एक्स सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है और वाई सिद्धांत व्यवहारवाद व मानवतावाद से संबंधित है। एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। एक्स सिद्धांत में कार्य करने से बचना चाहता है और वाई सिद्धांत में कार्य करना पसंद करना चाहता है। एक्स सिद्धांत जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति होती है इसमें, और वाई में जिम्मेदारी लेना पसंद करता है। एक्स में लालच और भय अभिप्रेरणा से कार्य करता है, वाई में पदोन्नति एवं गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा का महत्व होता है। एक्स में स्वतः अनुशासित नहीं होता, वाई में स्वतः अनुशासित होता है। एक्स में कठोर एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण हो और वाई में बाह्य नियंत्रण पसंद नहीं करता और सामान्य पर्यवेक्षण होना चाहिए। इसमें एक्स में नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वाई में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। हर्बर्ट साइमन। एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले कर्मचारी नियंत्रण का क्षेत्र, पद, सोपान, शीर्षस्थ अधिकारी सब पर नियंत्रण नहीं रख सकता। नियंत्रण क्षेत्र, पद, सोपान। आदेश की एकता व कार्य विशेषीकरण, फंक्शन परफॉर्मिंग।
में विरोधाभास, उक्त आधारों पर प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना की है। कहावतें कहा है द प्रोवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के लिए निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया। निर्णय के आधार, तथ्य और मूल्य, तथ्य घटित घटनाओं का अध्ययन और मूल्य भावी विचारों पर आधारित। निर्णय प्रक्रिया, आसूचना गतिविधि, समस्या का निर्धारण, डिजाइन गतिविधि, निराकरण हेतु विकल्पों का ढूंढना, चयन गतिविधि, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। प्रशासनिक मनुष्य, नोबल, साइमन प्लस विल्सन। प्रशासनिक मनुष्य, शास्त्रीय सिद्धांत, आर्थिक मनुष्य, साइमन, प्रशासनिक मनुष्य, एल्टन मेयो, सामाजिक मनुष्य। शास्त्रीय सिद्धांत में पूर्ण तार्किक होता है, ये तथ्यों पर आधारित निर्णय लेता है। और प्रशासनिक मनुष्य सीमित तार्किक, तथ्य प्लस मूल्य से संतुष्टिप्रद निर्णय लेता है। और एल्टन मेयो ने सामाजिक मनुष्य के बारे में अतार्किक, सामाजिक भावनाओं से निर्णय और मूल्यों को आधार बनाते हैं। परिस्थितियां, लागत, समय और तकनीकी कारक। आर्थिक, प्रशासनिक मनुष्य की तार्किकता को प्रभावित करने वाले कारक, संतुष्टिप्रद निर्णय। व्यक्तिगत कारक, संगठनात्मक कारक, उद्देश्यों की गतिशीलता। साइमन की आलोचना, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को अस्थि मज्जा, मूल्य मुक्त प्रशासनिक विज्ञान पर बल, राजनीतिक प्रशासन, द्विविभाजन, तथ्य गुणा मूल्य। व्यवहारवाद की विशेषता, अनुभवात्मक, प्रयोगात्मक, कार्य व्यवहार पर, अंत संबंधों पर, मानवीय व्यवहार का व्यापक अध्ययन, कर्मचारी केंद्रित अध्ययन। इब्राहिम मैस्लो, आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। इसने त्रिकोण के उसमें समझाया है। इसमें सबसे नीचे शारीरिक भौतिक आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स। नंबर दूसरे पर सुरक्षा आवश्यकता होती है। नंबर तीसरे पर सामाजिक प्रेम आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 4 पहचान होती है और फिर उसके बाद आत्मसिद्धि मिलती है। पहचान में उपलब्धि और आवश्यकता, आत्मसिद्धि में स्व प्राप्ति अवस्था और मूल्य रहित विज्ञान। और ये जो सुरक्षा आवश्यकता और शारीरिक भौतिक आवश्यकताएं, ये निम्न स्तरीय आवश्यकता होती हैं। और सामाजिक प्रेम आवश्यकता और आत्मसिद्धि ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। व्यक्ति को कार्य करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए असंतुष्ट आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। आत्मसिद्धि शब्द कुर्ट गोल्डस्टीन ने दिया। मैस्लो के अनुसार हमेशा असंतुष्ट आवश्यकता ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, न कि संतुष्ट आवश्यकता। संतुष्ट आवश्यकता हमेशा असंतुष्ट आवश्यकता की प्राप्ति के लिए आधार का कार्य करती है। हर्ट्जबर्ग सिद्धांत, द्विघटक सिद्धांत, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर सिद्धांत, स्वास्थ्य घटक एवं अभिप्रेरक घटक सिद्धांत। उद्देश्य, कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। स्वास्थ्य हाइजीन घटक और अभिप्रेरक मोटिवेटिंग घटक। स्वास्थ्य हाइजीन घटक कंपनी की नीतियां एवं नियम। नंबर 2 वेतन और भत्ते। नंबर 3 पर्यवेक्षण। नंबर 4 अंतर्व्यक्ति संबंध। नंबर 5 कार्य परिस्थितियां। इसमें असंतुष्टि आने से रोकते हैं, अर्थात कर्मचारी को संगठन में बनाए रखता है। सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। और अभिप्रेरक मोटिवेटिंग घटक, इसमें कार्य स्वयं पसंद का कार्य होता है। उपलब्धि, श्रेय होता है। पहचान, नाम होना। नंबर 4 उत्तरदायित्व। नंबर 5 प्रोन्नति या पदोन्नति। और संतुष्टि लाते हैं, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। विशेष कार्य करने पर बल मिलता है। स्वास्थ्य हाइजीन घटक के नोट, इनका संतुष्टि के आने ना आने से कोई संबंध नहीं होता। और अभिप्रेरक में नोट है, इसका असंतुष्टि के आने या ना आने से कोई संबंध नहीं है, अर्थात हाइजीन फैक्टर अभिप्रेरक फैक्टर के लिए आधार का कार्य करते हैं। व्यवस्था सिद्धांत, तुलनात्मक लोक प्रशासन में उपयोगी। व्यवस्था सिद्धांत वाल्टो ने 1955 में। और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। संरचनात्मक संरचना भी महत्वपूर्ण है और प्रक्रियात्मक में कार्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। संगठन में समन्वित प्रयास होना चाहिए। संगठन की उप इकाइयों का योगदान महत्वपूर्ण है। बाह्य परिस्थितियों का भी प्रभाव है। और बृहत संगठनों में मुश्किल
बौद्धिक स्तर की आवश्यकता एक दृष्टिकोण पर्यावरण प्रभाव स्पष्ट नहीं करता। शास्त्रीय विचारधारा तथा व्यवस्था उपागम में अंतर स्पष्ट करें। शास्त्रीय सिद्धांत एवं व्यवस्था सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करें। नव शास्त्रीय विचारधारा मानव संबंध सिद्धांत एवं नव मानव संबंध सिद्धांत व्यवहारवादी विचारधारा में तुलनात्मक अध्ययन। द्विघटक सिद्धांत एब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत को स्पष्ट करें। क्वेश्चन निर्णय निर्माण उपागम। क्वेश्चन संतुष्टिप्रद निर्णय और प्रशासनिक मनुष्य एवं आर्थिक मनुष्य में तुलनात्मक अध्ययन। और मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही प्रतिमान का आलोचनात्मक परीक्षण। ब्यूरोक्रेसी 100 शब्दों में। लक्ष्यों का विस्थापन सिद्धांत। रोग जांच अध्ययन पद्धति। हार्थोन प्रभाव। मुने रेले द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय सिद्धांतों को स्पष्ट करें। अनुरूपता का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। अब है आदेश की एकता। एक कर्मचारी को एक ही बॉस हो, लेकिन एक बॉस के अधीन कई कर्मचारी हो सकते हैं। एक से ज्यादा बॉस होने पर आदेश का उल्लंघन हो सकता है, अनुशासन भंग होगा, कर्मचारी भ्रम की स्थिति में, अराजकता की स्थिति में, कार्यों का अति व्यापन होगा। समर्थक हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक मुनेरेले। विरोधी एफ.डब्ल्यू. टेलर। कार्यात्मक पर्यवेक्षण द्वारा जे.डी. मिल्ट। दो लोग आदेश कार्य दोहरा पर्यवेक्षण सिद्धांत। ये शेकडर, हडसन, हर्बर्ट साइमन। परिभाषा एक कर्मचारी को सिर्फ अपने ही एक ही उच्च अधिकारी से आदेश निर्देश मिलने चाहिए, अर्थात एक समय पर किसी कर्मचारी को एक से अधिक उच्च अधिकारियों से आदेश नहीं मिलने चाहिए। वन बॉस वन ऑर्डर। संगठन में प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य के लिए एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आदेश की एकता के पक्ष। नंबर 1, संगठनों में भ्रम का स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है। दो बॉस होने पर कर्मचारी पक्षपातपूर्ण व्यवहार द्वारा अधिकारियों में समन्वय को कमजोर कर सकता है। नंबर 3, आदेश की एकता के उल्लंघन से प्राधिकार कमजोर होगा तथा अनुशासन संकट आ जाएगा, जिससे व्यवस्था में असंतुलन से संगठन का स्थायित्व प्रभावित होगा। उर्विक गुलिक एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। गुलिक के अनुसार आदेश की एकता से भ्रम, अकुशलता व गैर जिम्मेदारी में कमी आएगी। विपक्ष में तर्क। सेकलर, हडसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही बॉस की अवधारणा वर्तमान में आधुनिक जटिल सरकारी संगठनों में अब विरले ही देखने को मिलती है। आदेश की एकता का पालन किया जाना बहुत मुश्किल है। जे.डी. मिलेट आदेश की एकता के स्थान पर दोहरे पर्यवेक्षण का समर्थन करते हैं। दोहरे पर्यवेक्षण का मतलब है एक कर्मचारी को कम से कम दो अधिकारियों से आदेश मिलने चाहिए, प्रशासनिक आदेश और तकनीकी आदेश। हर्बर्ट साइमन आदेश की एकता व कार्य विशेषीकरण सिद्धांत को परस्पर विरोधी सिद्धांत मानता है और प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों को कहावतें कहा, क्योंकि ये सिद्धांत अंतर्विरोध से युक्त हैं। साइमन का यह ही कथन पहचान का संकट पैदा करता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर कार्यात्मक पर्यवेक्षण को महत्व देते हैं। आधुनिक बहुल नेतृत्व संगठनों, बोर्ड आयोग में आदेश की एकता का पालन करना संभव नहीं है। क्वेश्चन, आदेश की एकता सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट करें। आदेश की एकता सिद्धांत को परिभाषित करते हुए इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क द्वारा स्पष्ट करें कि क्या इसे लागू करना वर्तमान में भी प्रासंगिक है। पद सोपान, पदानुक्रम, श्रेणीकरण। उचित माध्यम का सिद्धांत। नंबर 1, तदानुरूपता सिद्धांत। नंबर 3, आदेश की एकता। नंबर 4, कार्य विभाजन। नंबर 6, प्रत्यायोजन। इसमें त्रिकोण में समझाया कर्तव्य, उत्तरदायित्व और प्राधिकार। उचित माध्यम, अंतिम जिम्मेदारी, कर्तव्य, प्राधिकार, शक्ति का वितरण। एफ.डब्ल्यू. वाइट के अनुसार पद सोपान किसी संगठन की वह व्यवस्था होती है जिसमें ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों के विभिन्न स्तरों सोपान के जरिए उच्चतर अधीनस्थ संबंधों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। हेनरी फ्योल इसे
स्केलर चेन तथा मोनेरेले ने इसे स्केलर प्रोसेस कहा है और पदानुक्रम को सार्वभौमिक परिघटना माना। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है उच्च स्तर से निम्न स्तर। इसका आशय पिरामिड शैली में बनी ऐसी संगठनात्मक संरचना से है जिसमें क्रमिक स्तर ऊपर से नीचे की ओर जुड़े होते हैं। कर्तव्यों को विभिन्न पदों के मध्य प्राधिकार एवं उसके अनुसार निर्धारित उत्तरदायित्व के अनुसार श्रेणीबद्ध करना ही पद सोपान है, जिसमें निम्न 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। नंबर 1, उचित माध्यम का सिद्धांत, तदनुरूपता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। पद सोपान के लाभ। पद सोपान किसी संगठन में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। पद सोपान के माध्यम से संगठन में व्यवस्थित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। संगठन में एकीकरण एवं सुबद्धता बनाए रख सकते हैं। यह संगठन में प्रत्येक स्तर पर कार्यों का विभाजन एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करने में सहायक है। उच्च स्तरों पर कार्य की भीड़ लगने से रोकता है। इसके माध्यम से संगठन में फाइलों का आना जाना सरल एवं सुगम होता है। यह निर्णय निर्माण के विकेंद्रीकरण में मदद करता है। इसे प्राधिकार का प्रत्यायोजन आसानी से कर सकते हैं। यह संगठन में लक्ष्यों की एकता स्थापित करने में सहायक होता है। पद सोपान की कमियां। पद सोपान के पालन से अत्यधिक औपचारिकता आ जाती है, अर्थात अनौपचारिक संबंधों के लिए स्थान नहीं है। पद सोपान का पालन करने से कार्यों में अनावश्यक देरी होती है, जिसे प्रशासन में लाल फीताशाही कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए फ्योल ने गैंग प्लांक लेवल जंपिंग का सिद्धांत दिया। अब है गैंग प्लांक। समान स्तर के पदाधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेते हुए संगठन के हित में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे विभिन्न स्तरों से गुजरने वाली प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। इसे लेवल जंपिंग भी कहते हैं। समान स्तर में ही गैंग फ्लांक संभव है। पद सोपान में मनमर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि उच्च अधिकारी को कार्य की जानकारी देनी पड़ती है। पद सोपान के पालन से उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध स्थापित हो जाते हैं और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारियों की पहल करने की स्वतंत्रता व उत्साह को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे अकार्य कुशलता की स्थिति होती है। संगठन को अत्यधिक विस्तारित कर देती है, जिससे उच्च अधिकारी निम्न स्तर के कर्मचारियों से संपर्क हो बैठते हैं अथवा उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते। पद सोपान के प्रकार। सामान्यतः पद सोपान का निर्माण 4 आधारों पर किया जा सकता है। कार्य आधारित पद सोपान कार्य की प्रकृति से, रैंक पद स्थिति आधारित पद सोपान पदों एवं भारत में प्राधिकारियों के आधार पर निर्माण, कौशल आधारित पद सोपान कार्मिक की योग्यता से और वेतन आधारित पद सोपान वेतन के अंतर से। नियंत्रण का क्षेत्र। तात्पर्य किसी संगठन में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों या कार्यात्मक इकाइयों की वह संख्या जिस पर उच्च अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष एवं प्रभावी रूप से नियंत्रण, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण कर सकता है। कर्मचारियों की इस संख्या को उस उच्च अधिकारी के लिए नियंत्रण का क्षेत्र कहा जाता है। नोट: पद सोपान तथा नियंत्रण क्षेत्र सिद्धांत के बीच निकट संबंध है, अर्थात नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होने पर पद सोपान विस्तारित हो जाता है। पद सोपान नियंत्रण क्षेत्र। फ्रांसीसी प्रबंध सलाहकार V.A. ग्रेकुनास के द्वारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्णित अवधारणा ध्यान के क्षेत्र स्पेन ऑफ अटेंशन के आधार पर ही नियंत्रण का क्षेत्र अवधारणा को लाया गया है। विभिन्न विचारकों ने नियंत्रण के क्षेत्र को सीमा अलग अलग बताई है। सर रेयान हैमिल्टन 3-4 अधीनस्थों पर नियंत्रण, V.A. ग्रेक्यूनास 5-6 लोग पर नियंत्रण, निंडाल उर्विक उच्च स्तर पर 5-6 कर्मचारी पर और निम्न स्तर पर 8 या 12 कर्मचारी, हेल्टन एवं वालेस 10 और 12 कर्मचारी पर। ग्रेकुनास के अनुसार किसी संगठन में किसी उच्च अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या जहां अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, वहीं पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षितों के मध्य संबंधों की संख्या रेखा गणितीय रूप से बढ़ती है। n ब्रैकेट में 2n/2 प्लस n-1 संभावित संबंध जानने के लिए n पर्यवेक्षकों की संख्या है। नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक।
कारक में सबसे पहले योग्यता, पर्यवेक्षक में पर्यवेक्षित, सामंजस्य रहेगा। कार्य की प्रकृति, स्थान, संगठन की समय। बौद्धिक जटिल नियंत्रक क्षेत्र, सरल द्वैरावपूर्ण नियंत्रण क्षेत्र। नए संगठनों की तुलना में पुराने संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि वहां कार्य प्रणाली, नियम, परंपराएं स्थिरता प्राप्त कर लेती हैं। पर्यवेक्षित होने वाले कार्य का स्थान एवं पर्यवेक्षक दोनों एक ही स्थान पर हों तो नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ता है। वही भौगोलिक दूरी होने पर क्षेत्र सीमित होता है। आधुनिक समय में नियंत्रण के क्षेत्र को निम्न बातों ने भी प्रभावित किया है। प्रशासन में स्वचालन और यांत्रिकरण का प्रयोग बढ़ने से नियंत्रण का क्षेत्र भी बढ़ा। प्रबंध सूचना व्यवस्था के कारण आई सूचना क्रांति ने भी नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाया है। लोक सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञों, तकनीकों, पेशेवरों की बढ़ती संख्या व भूमिका ने भी इसे बढ़ाया है। अब शक्ति और सत्ता। शक्ति प्लस वैधता, नियम कानून से, संविधान से स्वीकृति। सत्ता, ज्ञान, ज्ञात औचित्य, स्वीकृति, सहमति। शक्ति का सुव्यवस्थित रूप। सत्ता, प्राधिकार और शक्ति। सत्ता में कानूनी स्वरूप और शक्ति में शक्ति कानूनी होना आवश्यक नहीं है। सत्ता में दूसरों से कार्य करवाने या उन्हें आदेश देने का अधिकार है और शक्ति में किसी कार्य को करने की क्षमता, योग्यता का प्रदर्शन। सत्ता में इसमें शक्ति के साथ नियमों पर आधारित वैधता भी होती है और शक्ति में वैधता के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। सत्ता के माध्यम से शक्ति लंबे समय तक बने रह सकती है और शक्ति में सत्ता के बिना वैधता रहित, अस्थायी एवं कुछ समय के लिए ही रह सकती है। शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है और शक्ति गैर संस्थागत वैधानिक दबाव है। सत्ता का प्रत्यायोजन कर सकते हैं और शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते। सत्ता के साथ जवाबदेहिता जुड़ी रहती है, शक्ति के साथ जवाबदेहिता होना अनिवार्य नहीं। सत्ता का क्षेत्र संकुचित होता है, शक्ति व्यापक होती है। सत्ता का प्रवाह संगठन में ऊपर से नीचे की ओर होता है, शक्ति कहीं भी हो सकती है। सत्ता के स्रोत कानून, परंपरा, प्रत्यायोजन, अधीनस्थों की स्वीकृति, पद तथा कार्य स्वयं भी हो सकते हैं और शारीरिक, मानसिक योग्यता, धन, संपदा, व्यवहार आदि शक्ति के स्रोत हो सकते हैं। शक्ति व सत्ता के संबंध को निम्न सूत्र से समझ सकते हैं। शक्ति प्लस वैधता, सत्ता या प्राधिकार। शक्ति व सत्ता, किसी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता शक्ति कहलाती है। यह सामान्य अर्थों में कार्य करने या करवाने का दबाव या बल के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रशासन में शक्ति के स्थान पर सत्ता संबंधी अवधारणा को अपनाया गया है, जो शक्ति का सुव्यवस्थित, परिष्कृत व नियमबद्ध स्वरूप है, जिसमें शक्ति के साथ वैधता निहित होती है। प्रशासन में समस्त कार्य सत्ता के आधार पर करवाए जाते हैं, न कि शक्ति के आधार पर। सत्ता की विशेषता। सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है, निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने और अधीनस्थों से संतोषजनक कार्य निष्पादन करवाने संबंधी अधिकार है। संगठन में सत्ता का क्षेत्र व प्रभाव ऊपर के स्तर पर अधिक व्यापक, जबकि नीचे की ओर प्रभाव व क्षेत्र संकीर्ण होता है। प्रत्येक संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। वैधता, विधि के अनुरूप स्थिति को वैधता कहते हैं। यह शक्ति या सत्ता के औचित्य का निर्धारण करती है, यह शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करती है। वैधता शब्द लैटिन भाषा के लेजिटिमेयर से बना है, जिसका अर्थ है वैधपूर्ण घोषित करना। वैधता की विशेषताएं, इसमें शासक एवं शासितों के मध्य विश्वास का सूत्र होता है। वैधता में कानून, नियम आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्हीं आदेशों की पालना आसानी से होती है जो नियमों के दायरे में आते हैं। वैधता में मान्यता या स्वीकृति भी शामिल होती है। वैधता में प्रभाविता का अंश होता है, अर्थात वैधता के कारण किसी नियम, कानून का पालन प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। वैधता बल को शक्ति के रूप में तथा शक्ति को सत्ता के रूप में परिवर्तित करती है। वैधता में जन सहमति एवं जनहित होने पर इसे लंबे समय तक प्रभावी रख सकते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के समान वैधता को भी 3 रूपों में वर्गीकृत किया है। पारस्परिक वैधता। वैधता 3 प्रकार की: पारस्परिक वैधता, करिश्माई वैधता और कानूनी तार्किक वैधता। मैक्स वेबर के अनुसार विश्वास शक्ति को वैध बनाता है और जनता का शासन के प्रति शासन, विश्वास। उत्तरदायित्व। सत्ता एवं उत्तरदायित्व परस्पर जुड़ी
हुई अवधारणाएं हैं। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व को नहीं निभाया जा सकता, वहीं बिना उत्तरदायित्व के किसी को सत्ता या प्राधिकार सौंपना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अतः सत्ता एवं उत्तरदायित्व समान, अनुपातिक एवं सहगामी होने चाहिए। उत्तरदायित्व की परिभाषा। थियो हेमन के अनुसार उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपनी सत्ता के प्रयोग पर एक प्रकार का बंधन है। दूसरे शब्दों में, जहां सत्ता या प्राधिकार आदेश देने की शक्ति है, वहीं उत्तरदायित्व आदेश पालन का कर्तव्य है। सामान्यतः उत्तरदायित्व को दो प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सत्ता के साथ इस प्रकार के उत्तरदायित्व को उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को सौंप सकता है। यह आंशिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। संपूर्ण उत्तरदायित्व, इसे कभी कभी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। उत्तरदायित्व यह नैतिक गुण है जिसमें औपचारिक शक्ति होना आवश्यक है, और जवाबदेहिता यह संगठन की औपचारिक स्थिति से ही संबंधित है। उत्तरदायित्व औपचारिक शक्ति होना आवश्यक नहीं है, इसमें औपचारिक स्थिति से ही संबंधित है। उत्तरदायित्व यह लोक सेवकों का जनता की आकांक्षाओं के प्रति कर्तव्य बोध से है, और जवाबदेहिता में यह लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विशिष्ट विधि बताती है। उत्तरदायित्व, इसका संबंध अंतःकरण से है, और जवाबदेहिता ये बाहरी एवं वस्तुनिष्ठ स्थिति से है जो संगठनात्मक नियम कानून पर निर्भर करती है। उत्तरदायित्व दंड का प्रधान अनिवार्य नहीं है, और जवाबदेहिता में दंडात्मक कार्रवाई होती है। नोट: अकाउंटेबिलिटी वे नियंत्रण में यह अंतर है कि नियंत्रण कार्य निष्पादन के दौरान भी हो सकता है, जबकि जवाबदेहिता कार्य समाप्ति पर ही तय की जा सकती है। उत्तरदायित्व के प्रकार। प्रशासनिक संगठनों में 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व। राजनीतिक कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संस्थागत उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में प्रत्येक संस्था या प्रशासनिक विभाग जन कल्याण के कार्य करते हैं, इसलिए प्रत्येक संस्था या विभाग की अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। पेशेवर उत्तरदायित्व। आधुनिक समय में प्रशासन एवं संगठन विशेषज्ञता से युक्त हो गए हैं, जैसे चिकित्सा, नर्सिंग, विधि, अभियांत्रिकी, लेखा, वाणिज्य इत्यादि से संबंधित विभिन्न संघ व संगठन अपनी सेवाएं देते हैं। इनसे संबंधित पेशे की आचार संहिता होती है। इन विभागों के कर्मचारी अपने पेशे संबंधी कार्यों के प्रति आचार संहिता के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्यायोजन। प्राधिकारी कर्तव्य, पूर्ण जिम्मेदारी। प्रत्यायोजन अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का अनुवाद है, जो डेलीगेट प्रतिनिधि से बना है, अर्थात प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के विचार या कार्य का दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। यहाँ डेलीगेशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को कार्य सौंपने की प्रक्रिया से है। परिभाषा। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को कर्तव्यों के साथ प्राधिकार का सौंपा जाना, जिसमें अंतिम संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। हालांकि तात्कालिक या कार्यात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ का होता है। प्रत्यायोजन की अवधारणा को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। नंबर 1, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को कार्य सौंपना। प्रत्यायोजक द्वारा प्रत्यायोजित कर्मचारी को उसके सौंपे गए कार्य के ढांचे के भीतर ही प्राधिकार भी सौंपा जाता है। एक बाध्यता का निर्माण, अर्थात प्रत्यायोजित कर्मचारी कार्य पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। कार्यात्मक उत्तरदायित्व। अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। प्रत्यायोजित द्वारा उसे सौंपे गए कार्य या क्रियात्मक उत्तरदायित्व का अपने अधीनस्थों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है, अर्थात प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कार्य करने के लिए प्राधिकार भी सौंपता है, फिर भी यह प्राधिकार उसके स्वयं के पास भी बना रहता है। प्रत्यायोजन एक कला है जिस अधिकारी को कब और कितनी मात्रा में प्राधिकार देना है, ये सब प्रत्यायोजक निर्धारित करता है। महत्व। नंबर 1, कार्य बोझ कम करने में उच्च स्तर पर। तकनीकी जटिलता की स्थिति में उपयोगी। समय की बचत। निम्न पदों के पदाधिकारियों को
अपने से उच्च पदों के कार्य करने की जानकारी प्राप्त हो। द्वितीय स्तर की लीडरशिप नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। मितव्ययता व कार्य कुशलता में वृद्धि। तत्व घटक मूलतः प्रत्यायोजन के 3 तत्व हैं: प्राधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन के प्रकार। नंबर 1, पूर्ण प्रत्यायोजन। जब निर्णायक शक्तियां पूरी तरह अधीनस्थ को सौंप दी जाती हैं तो उसे पूर्ण प्रत्यायोजन कहते हैं। जब कुछ मामलों में निर्णय लेने से पूर्व प्रत्यायोजक से सलाह लेना भी आवश्यक हो तो उसे आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं। सशर्त एवं शर्त विहीन प्रत्यायोजन। जब प्रत्यायोजित को निर्णायक शक्तियां शर्तों के साथ प्रदान की जाएं तो उसे सशर्त तथा यदि निर्णायक शक्तियां बिना शर्त के दी जाएं तो उसे शर्त विहीन प्रत्यायोजन कहते हैं। औपचारिक व अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जब लिखित व नियमों व आदेशों पर आधारित हो तो औपचारिक, अन्यथा अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक प्रथा व परंपरा पर आधारित। स्थायी व अस्थायी प्रत्यायोजन। सीधा व माध्यमिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में विकेंद्रीकरण में तुलना। प्रत्यायोजन या विकेंद्रीकरण यह प्रशासनिक अवधारणा है। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण यह राजनीतिक अवधारणा है। प्रत्यायोजन यह सीमित और संकुचित है। विकेंद्रीकरण व्यापक अवधारणा है। प्रत्यायोजन यह प्रशासन की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित है। विकेंद्रीकरण यह शासन, प्रशासन तथा जनता और संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली से संबंधित है। प्रत्यायोजन एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को होता है और विकेंद्रीकरण एक संस्था से दूसरी संस्था को किया जाता है। प्रत्यायोजन अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक का ही रहता है और विकेंद्रीकरण अधीनस्थ संस्था को अंतिम उत्तरदायित्व भी सौंप देते हैं। प्रत्यायोजन की बाधाएं। संगठनों में प्रत्यायोजन के स्थापित तरीकों में प्रक्रिया का अभाव। समन्वय प्रक्रिया एवं संपर्क प्रणाली का अभाव होना। अस्थिर एवं जटिल प्रकृति के कार्यों का प्रत्यायोजन मुश्किल होता है। उच्च एवं अधीनस्थों में विश्वास की कमी होना। उच्चस्थों के अहम संबंधी समस्या। वित्तीय स्वीकृति एवं नियंत्रण संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते। नवीन नीति या योजना, स्वीकृति और कानून बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकते। कार्य नियंत्रण के प्रभावी साधनों की कमी। प्रत्यायोजन को बेहतर बनाने के सुझाव। प्रत्यायोजन विशिष्टीकृत एवं लिखित होना चाहिए। प्रत्यायोजन व्यक्ति की बजाय पद को होना चाहिए। अधीनस्थों की योग्यता को आधार बनाना चाहिए। उचित एवं योजनाबद्ध प्रत्यायोजन होना चाहिए। प्रत्यायोजन आदेश की समस्या सामान्य श्रृंखला के अनुसार करना चाहिए। प्रत्यायोजन के बाद उसका प्रदर्शन मूल्यांकन करना चाहिए। प्रत्यायोजन को उपयुक्त संसाधनों की मदद मिलनी चाहिए। लोक प्रशासन का उद्भव एवं विकास। जन्म अमेरिका में 1887 में जनक वुडरो विल्सन। उद्भव और विकास। 18वीं सदी में हैमिल्टन बुक द फेडरलिस्ट। लोक प्रशासन शब्द और विकास। राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल 1887 से 1926। सिद्धांतों का स्वर्णकाल 1927 से 1937। उद्भव 18वीं सदी में जर्मनी ऑस्ट्रिया में कैमरलवादी समूह द्वारा सरकारी कार्यालय में व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया जॉर्ज जिके ने। और उद्भव में फ्रांस में चार्ल्स जया बूमिन ने बुक द प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लोक प्रशासन पर प्रथम लेख फ्रांसीसी भाषा में 1812 में। उद्भव के कारण। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में प्रशासन को महत्व। औद्योगिकरण में प्रबंधन प्रशासन की आवश्यकता। पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी सरकार। लूट प्रणाली अमेरिका में एंड्रे जैक्सन 1829 से 1837। 1881 में चार्ल्स गुएते पीआर गॉरफील्ड की हत्या। 1883 में पेंडलटन एक्ट द्वारा लूट प्रणाली को खत्म कर योग्यता आधारित भर्ती शुरू की। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम से 1887 में एक लेख लिखा। नीति निर्माण राजनीति में और नीति क्रियान्वयन लोक प्रशासन में।
विकास विकास में चुनौती का काल था 1938 से 1947, पहचान की संकट का काल था 1948 से 1970 और उद्भव विकास में नवीन लोक प्रशासन काल 1971 से 1990 में और नव लोक प्रबंधन 1991 से। उद्भव हैमिल्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक द फेडरलिस्ट में सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द के अर्थ व उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। 18वीं सदी में जर्मनी ऑस्ट्रिया के विद्वानों के समूह केमरवलादी द्वारा वहां के सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली, संरचना एवं प्रबंधन संबंधी अध्ययन करने पर बल दिया गया तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर भी दिया गया। प्रसिद्ध जॉर्ज जिंके फ्रांसीसी विद्वान चार्ल्स जाबुनिन द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया लेख द प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक 1812 यह लोक प्रशासन पर लिखा गया पहला लेख माना जाता है। लोक प्रशासन के अलग विषय के रूप में उद्भव एवं विकास के निम्न कारण थे। नंबर 1 वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, नंबर 2 औद्योगिकरण के कारण बड़े उद्योगों की स्थापना, नंबर 3 पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी सरकारों का उदय, अमेरिका में प्रचलित लूट प्रणाली की कमियां। लोक प्रशासन के विकास के चरण नंबर 1 राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल 1887 से 1926। चरण 2 प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल 1927 से 1937। चरण नंबर 3 चुनौती का काल 1938 से 1947। चरण नंबर 4 पहचान की संकट का काल 1948 से 1970। चरण 5 नवीन लोक प्रशासन लोक नीति परिवेक्ष 1970 से 1990। चरण 6 नव लोक प्रबंध काल 1900 फ्रैंक गुडनाउ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1911 में डब्ल्यू.एफ. टेलर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1926 में एल.डी. वाइट एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एड। प्रथम चरण राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल। इस चरण की शुरुआत 1887 में वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मानी जाती है। इस चरण में राजनीति से लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में स्थापित करने पर बल। फ्रैंक गुडनाओ ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 1900 में इसका समर्थन किया। एल.डी. वाइट द्वारा लिखित पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के प्रकाशन से 1926 में लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अकादमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। इस पुस्तक को लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। विकास का प्रथम चरण 1887 से 1924 प्रशासन के राजनीति से अलगाव पर बल। वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। समर्थक विल्सन, गुडनाओ, एल.डी. वाइट। द्वितीय चरण सिद्धांतों का स्वर्णकाल 1927 से 37। इस चरण की शुरुआत ब्लोवी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एड 1927 के प्रकाशन से मानी जाती है। इस चरण में प्रशासन के सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों की खोज पर बल दिया गया। इस चरण में मुख्यतः संरचनात्मक उपागम, शास्त्रीय उपागम को अपनाने पर बल दिया गया। हेनरी फ्योल को शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय सिद्धांतों का जनक माना जाता है। लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने पर बल दिया गया। इस चरण में विभिन्न विचारकों द्वारा अपने अध्ययन में आदर्शात्मक और सुझात्मक उपागम क्या होना चाहिए तथा आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर बल दिया गया, विशेष से सामान्य की ओर। इस चरण के प्रमुख विचारक हेनरी फ्योल, बिलोवी, लूथर, गुलिक, उर्विक, मोने, रेले, मैक्स वेबर आदि थे। द्वितीय चरण की प्रमुख पुस्तकें 1916 में इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट फ्रेंच भाषा में इंग्लिश अनुवाद 1929 में, ऑन वर्ल्ड इंडस्ट्री 1931 में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में मुने रेले, पेपर ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में बाय गुलिक, उर्विक, शास्त्रीय सिद्धांतों की स्वर्णिम पुस्तक। तीसरा चरण चुनौती का काल 1938 से 1947। इस चरण में हार्थोन प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर मानव संबंध उपागम तथा उसका विकसित रूप व्यवहारवादी विचारधारा का आगमन हुआ।
इस चरण की शुरुआत चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 के प्रकाशन से मानी जाती है। इस चरण में प्रथम दोनों चरणों की प्रमुख बातों अर्थात राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन तथा सार्वभौमिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई। इस चरण में अनुभवात्मक उपागम क्या है, वे कैसे है पर बल दिया गया तथा निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। आर्थिक मनुष्य की अवधारणा का खंडन करते हुए मानवीय व्यवहार का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने पर बल दिया गया। इस चरण के प्रमुख विचारक एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मैक्स ग्रेगर, हर्जबर्ग, मैस्रो। इस चरण की प्रमुख पुस्तकें 1943 में द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में प्रशासकीय व्यवहार एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, 1947 में द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स रॉबर्ट डे हॉल, 1948 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डिवाइड वाल्डो। रॉबर्ट ड हॉल ने अपनी पुस्तक में लोक प्रशासन को विज्ञान बनने में 3 समस्याओं का उल्लेख किया। नंबर 1, मूल्यों की स्थिति अस्पष्ट होना, मानवीय व्यवहार के संदर्भ में पूर्वानुमान करने संबंधी अभाव, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में तुलनात्मक अध्ययन का अभाव। इस संदर्भ में रॉबर्ट डे हॉल ने कहा कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक रूप से नहीं किया जाएगा तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान होने का दावा खोखला है। पहचान का संकट काल 1948 से 1970। इस चरण में लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान की संकट अवस्था के दौर से गुजरना पड़ा। अधिकांश विचारक राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए, परंतु कुछ नौजवान स्वाभिमानी विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में अंत अनुशासनात्मक अध्ययन की ओर उन्मुख हुए, अर्थात लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन आदि के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। इस चरण को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन के क्षेत्र में तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास, लोक चयन उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, परिस्थितिकी उपागम, व्यवस्था उपागम आदि अनेक नई अवधारणाओं का जन्म हुआ। तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान फ्रेडरिक्स फेरर हेडी, जॉन गॉस, रॉबर्ट हावल रिंग्स। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक, इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनेक प्रतिमान दिए। एग्रिया इंडस्ट्रिया 1956, एग्रीरिया ट्राजिसिया इंडस्ट्रिया 1937, प्रीजेमेटिक सोसाइटी प्रतिमान, साला मॉडल आदि। विकास प्रशासन। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय विद्वान यूएनओ गोस्वामी द्वारा 1955 में अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया गया, परंतु विकास प्रशासन का जनक जॉर्ज गेट है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट, गोल्स एंड मेथड 1979 में बुक। विकास प्रशासन के समर्थक एडवर्ड वाइंडर, रिंग्स, फेरल हेडी, एल पाई आदि प्रमुख थे। एडवर्ड बेहाइंडर को विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार माना जाता है, क्योंकि विकास प्रशासन की परिभाषा सर्वप्रथम अवधारणात्मक रूप से इन्होंने ही दी। 1950-60 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभरा। विकास प्रशासन के जन्म के नियम निम्न कारण थे। पारंपरिक लोक प्रशासन विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। पारंपरिक लोक प्रशासन द्वारा प्रशासन के लक्ष्यों के अध्ययन पर ध्यान कम दिया गया, जबकि लक्ष्य प्राप्ति के साधन नौकरशाही के अध्ययन पर ज्यादा बल दिया गया। लक्ष्यों का विस्थापन। उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद की समाप्ति के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में नव स्वाधीन विकासशील देशों का उदय हुआ। यूएनओ द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद दिए जाने के संदर्भ में इनके अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। यूएसए द्वारा भी विकासशील देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देने के संदर्भ में अध्ययन की आवश्यकता हुई। विकासशील देशों में विकास संबंधी पश्चिमी मॉडलों की असफलता के कारण नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडलों की खोज पर
बल दिया गया। विकास प्रशासन सामान्यतः विकासशील देशों में समाज के अंतर्गत संस्थागत एवं क्रियात्मक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का महान साधन है। विकासशील समाज में संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु लक्षणोन्मुखी, कार्योन्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी, विकासोन्मुखी प्रशासन को विकास प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। विकास प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य यथास्थिति बनाए रखने की बजाय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है। यह लक्षणोन्मुखी होता है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। अपने लक्ष्यों में कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है। उपभोक्ता केंद्रित होता है, अर्थात छोटे किसानों, महिलाओं व बच्चों आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल देता है। समय केंद्रित होता है, अर्थात विकास कार्यक्रमों को समय पर पूर्ण करवाने पर बल देता है। यह नागरिक सहभागिता पर बल देता है। यह जनता की मांग व जरूरत के अनुरूप तुरंत कदम उठाता है। विभिन्न योजनाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित करने पर बल देता है। बदलती हुई परिस्थितियों में अर्थात परिवेश के परिप्रेक्ष्य में विकासात्मक गतिविधियां संचालित करता है। विकास प्रशासन एवं पारंपरिक प्रशासन में तुलना। विकास प्रशासन और परंपरागत, यह परिवर्तनोन्मुखी है और परंपरागत यथास्थिति बनाए रखने पर बल है। विकास प्रशासन ये गतिशील व लचीला होता है, परंपरागत ये पद सोपान में विश्वास करके कठोर होता है। विकास प्रशासन ये लक्ष्य प्राप्ति की प्रभाविता पर बल देता है और परंपरागत ये लक्ष्य प्राप्ति के साधन नौकरशाही पर अधिक बल देता है। विकास प्रशासन ये नई जिम्मेदारियों को लेता है और परंपरागत ये दैनिक सामान्य कार्य करने पर बल देता है। विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण पर बल देता है और परंपरागत ये केंद्रीकरण पर बल देता है। विकास प्रशासन का कार्य, इसका कार्य क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र व्यापक है। जन सहभागिता पर बल देता है। जन सहभागिता पर ध्यान नहीं, ये बहुमुखी है, ये अंतर्मुखी है। प्रशासनिक विकास, इस अवधारणा का जन्म भी लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास के चौथे चरण में ही हुआ है। इसके प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक्स एडवर्ड वाइंडर्न थे। प्रशासनिक विकास की अवधारणा प्रशासन के अंतर्गत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक उन्नयन की प्रक्रिया है, अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों में उभरती हुई मांगों के अनुरूप प्रशासन को अपने अंतर्गत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार करने की प्रक्रिया प्रशासनिक विकास कहलाती है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक गतिविधियों में तकनीकी समावेशन व उन्नयन आदि सभी बातें शामिल होती हैं। प्रशासनिक विकास की अवधारणा भी मुख्यतः विकासशील समाज के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह विकास प्रशासन की अवधारणा के साथ निकटता के साथ जुड़ी हुई है। विकास प्रशासन व प्रशासनिक विकास के संबंध को रिंग्स के द्वारा मुर्गी अंडे के संबंध के रूप में देखा गया है, अर्थात समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हेतु प्रशासन को भी अपने अंतर्गत बदलती परिस्थितियों के अनुरूप जन कल्याण हेतु निरंतर नवाचार एवं उन्नयन करने से है। प्रशासनिक विकास के मूल तत्व। नवाचार, परिवर्तन, प्रासंगिकता। नोट: विकास प्रशासन प्रशासनिक विकास की तुलना में व्यापक अवधारणा है। इसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण समाज व समाज से जुड़ी समस्त विकासात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं, जबकि प्रशासनिक विकास के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना एवं कार्य प्रणाली में सुधार संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। नवीन लोक प्रशासन। लोक नीति परिप्रेक्ष्य। 1967 में फिलडोल्फिया सम्मेलन, अध्यक्ष चार्ल्स बर्थ। लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार का अध्ययन। 1967 में हनी प्रतिवेदन। 1968 में मिनोबुर्ग सम्मेलन, डिवाइड बार्नो। उक्त तीनों के निष्कर्ष के आधार पर टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडम, मिनोबुर्ग प्रोस्पेक्टिव बाय फ्रैंक मोर्नी, पब्लिक एड इन ए टाइम ऑफ ट्रूबलेंस 1971, जॉर्ज बाल्डो। नवीन लोक प्रशासन के जन्म का कारण 3 प्रमुख घटनाओं को माना जाता है: मिनोबुर्ग सम्मेलन 1968, डिवाइड बाल्डो, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967,
हनी प्रतिवेदन 1967, उच्च शिक्षा पर प्रतिवेदन। इन्हीं के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोक प्रशासन को पुनः लोक नीति या राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर बल दिया। प्रशासन को मूल्य युक्त बनाया गया। प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामाजिक समता स्थापित करने को बनाया गया। समाज में प्रशासन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने पर बल दिया गया। नौकरशाही की बुराइयों को दूर करने अर्थात लाल फीताशाही, औपचारिकता, भाई भतीजावाद, नियम कानूनों से अति लगाव तथा आकार को छोटा करना, तार्किकरण पर बल दिया। इस चरण में नौकरशाही के तार्किकरण एवं राज्य पश्चीकरण की अवधारणा पर बल दिया। सर्वप्रथम ब्रिटेन में थेचरवाद के रूप में तथा यूएसए में रेगनोमिक्स रीगनवाद के नाम से जाना जाता है। आर रेबिलेंस, वी वैल्यू एज सोशल एक्टिविटी, सी चेंज। पार्किसन नियम। नौकरशाही की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं और अपने आकार को निरंतर विस्तृत करते हैं। इसे पार्किसन नामक कहते हैं। नोट: नौकरशाही का आकार तो रोजगार, नौकरशाही पर खर्च, जन कल्याण। नवलोक प्रबंधन काल, एलपीजी के दौर में पब्लिक एड। नवलोक प्रबंध शब्द क्रिस्टोफर हुड ने दिया। इस चरण की शुरुआत ओसबर्न गेवलर की पुस्तक रीएक्टिंग गवर्नमेंट 1991 से मानी जाती है। नवलोक प्रबंध लोक प्रबंध के नए आयाम के रूप में भी जाना जाता है। मिलोब्रुक सम्मेलन 1988 के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप नवलोक प्रबंधन का जन्म हुआ। इसे प्रबंधवाद या बाजारोन्मुख प्रशासन या उद्यमी शासन के नाम से भी जाना जाता है। यह लोक निजी भागीदारी पर बल देता है। नवलोक प्रबंध विचारधारा दो सिद्धांतों पर आधारित है: नव टेलरवाद और लोक चयन उपागम। नव टेलरवाद में ई कार्यकुशलता, ई मितव्ययता, ई प्रभावशीलता और लोक चयन उपागम में संस्थागत बहुलता। ओसबर्न गेवलर ने नवलोक प्रबंधन की निम्न विशेषताएं बताई हैं: उत्प्रेरक सरकार अर्थात सरकार को कर्ता की भूमिका में न रहकर नियंत्रक, निर्देशक, संरक्षक एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहना चाहिए। कर्ता की भूमिका में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए तथा प्रशासन की संरचना में तार्किकता लाने का प्रयास। रोल बैक सरकार, एग्जाम्पल TRAI। सामुदायिक स्वामित्व की सरकार, सरकारी गतिविधियों में आमजन की भागीदारी बढ़ाकर उत्तरदायित्व, पारदर्शिता लाना। सक्षम सरकार, बड़ी सरकार के स्थान पर सक्षम सरकार होनी चाहिए। परिणामोन्मुखी सरकार, लक्ष्योन्मुखी सरकार होनी चाहिए। ग्रहान्मुखी सरकार, विकेंद्रीकरण सरकार, समय केंद्रित सरकार, पूर्वानुमुखी सरकार, प्रतिस्पर्धात्मक सरकार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CG की प्रारंभिक चर्चा 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार के पतन के समय सामने आई। 1932 में A बॉर्ले और GC मिन्स के द्वारा लिखे गए लेख द मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा का जन्म हुआ। LPG के दौर में बड़े उद्यमों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता एवं सामाजिक सरोकारों की मांग प्रस्तुत हुई। कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के उदय के कारण उदारीकरण, विश्वसीकरण व निजीकरण के दौर में विश्व भर में आर्थिक सुधारों की मांग उत्पन्न हुई, जिससे नौकरशाही जैसे कठोर तंत्र में भी सुधार होने लगे तो कॉरपोरेट क्षेत्र में सुधार आवश्यक हुए। बड़ी कंपनियों जैसे एनरॉन, टाइको, वर्ल्डकॉम, सत्यम आदि के पतन तथा घोटाले के दौर में यह मांग उठी कि शेयर धारकों एवं पन धारक के अधिकारों की रक्षा संबंधी मांग उठी। MNC के प्रसार के कारण भी कॉरपोरेट क्षेत्र में जवाबदेह कॉरपोरेट प्रबंध की मांग बढ़ी। कॉरपोरेट गवर्नमेंट परिभाषा, CG किसी उद्यम की नीतियों, प्रक्रियाओं तथा उसकी कार्य प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मानदंडों को बनाए रखते हुए उद्यम में स्वस्थ व्यावसायिकता, निष्पक्षता, सहचारिता, पारदर्शिता लाने पर बल है, जिससे कि शेयर धारकों एवं हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके। विशेषताएं:
कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट जगत में मूल्यों व नैतिकता से परिपूर्ण कर्तव्यों को शामिल करने पर बल देता है। यह अवधारणा कॉरपोरेट प्रबंधन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता, कार्यकुशलता, अनुक्रियाशीलता तथा सहभागिता को बढ़ाने पर बल देता है। यह अवधारणा कॉरपोरेट उद्यम के प्राथमिक या निजी हितों को ही महत्व नहीं देता, बल्कि उसके सामाजिक सरोकारों को भी महत्वपूर्ण मानता है। यह अवधारणा न केवल शेयर धारकों बल्कि हितधारकों जैसे आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता, कर्मचारी समुदाय और स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय सरकार के हितों के संरक्षण पर भी बल देता है। हालांकि यह अवधारणा निजी क्षेत्र की अवधारणा है, फिर भी यह सरकारी और निजी दोनों प्रकार के उपकरणों पर लागू होती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत शेयर धारकों को उपकरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने तथा उनकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। शेयर धारकों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सीजी में हितधारकों की भूमिका का सिद्धांत, अर्थात उपकरण में हित धारकों के वैधानिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए तथा निर्णय में उनकी सहभागिता बढ़ानी चाहिए। प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता का सिद्धांत, ये सीजी का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार उद्यम की प्रशासकीय संरचना, संविधान, समितियों, निदेशक मंडल और कार्य प्रणाली आदि सभी से संबंधित विषयों पर सूचनाओं का प्रकटीकरण पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। निदेशक मंडलों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सहचारिता एवं नैतिक व्यवहार का सिद्धांत